जी नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर गौतम कुमार आपकी सफलता के लिए हमेशा प्रयासरत रहता हूं। मुझे आशा है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज पढ़ेंगे प्रबोध चंद्रोदयम। प्रबोध चंद्रोदयम की रचना कृष्ण मिश्र जी ने की है। ये जाति से ब्राह्मण थे और इनका निवास स्थान बिहार प्रदेश है। इनका समय 1050 ईस्वी के आसपास या 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। कृष्ण मिश्र का जन्म जैजाक मुक्ति के चंदेल राजा कीर्ति वर्मा के शासनकाल में हुआ था। गोपाल कीर्ति वर्मा के सेनापति थे, जिनका उल्लेख प्रबोध चंद्रोदय के प्रस्तावना में आया है। 1060 में कीर्ति वर्मा पुनः राजा बने थे। यहाँ ध्यान दीजिएगा। प्रबोध चंद्रोदयम से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, इसका एक अलग से वीडियो बना करके मैं डाल दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं इसमें आपको ध्यान देना है। प्रबोध चंद्रोदयम की रचना कृष्ण मिश्र ने की है। ये बिहार के निवासी थे और इनका जन्म 1050 ईस्वी के आसपास या 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है। कृष्ण मिश्र जी का प्रिय छंद है शार्दूल विक्रीडितम और वसंतिल का। ये वेदांती होने के कारण ब्रह्म के उपासक थे और इनकी एकमात्र कृति प्रबोध चंद्रोदयम है, जो वेदांत दर्शन के सिद्धांत पर आधारित प्रतीकात्मक नाटक है। ध्यान रखिएगा, यह एक प्रतीकात्मक नाटक है। प्रबोध चंद्रोदयम का परिचय। लेखक कृष्ण मिश्र। काव्य विधा नाटक है। उपविधा क्या है? उपविधा प्रतीकात्मक नाटक है, छाया नाटक है, भाव नाटक है, दार्शनिक नाटक, रूपकात्मक नाटक। अर्थात प्रबोध चंद्रोदयम को प्रतीकात्मक नाटक, छाया नाटक, भाव नाटक, दार्शनिक नाटक, रूपकात्मक नाटक कह करके पुकारते हैं। नायक विवेक है। प्रबोध चंद्रोदयम का नायक विवेक है, ध्यान रखिएगा, और नायिका मति है। प्रतिनायक कौन है? प्रतिनायक महामोह है। प्रबोध चंद्रोदयम अद्वैत वेदांत से संबंधित है, अतः इसका उपजीव्य अद्वैत वेदांत दर्शन है। प्रधान रस शांत रस है और अन्य गौण रस हास्य रस है। इसका गुण प्रसाद एवं माधुर्य है। प्रबोध चंद्रोदयम में वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है। छंद 15 छंदों का प्रयोग हुआ है प्रबोध चंद्रोदयम में, और सर्वाधिक 55 श्लोक शार्दूल विक्रीडितम छंद में हैं। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक 55 श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में हैं और 15 छंदों का प्रयोग हुआ है, वैदर्भी रीति में है। प्रबोध चंद्रोदयम का विभाजन अंकों में हुआ है। प्रबोध चंद्रोदयम में 6 अंक है। प्रथम अंक का नाम रति विवेक भेद है, जिसमें 31 श्लोक है। द्वितीय अंक विवेक प्रतिज्ञा, जिसमें विवेक प्रतिज्ञा करता है, इसमें 38 श्लोक है। तृतीय अंक का नाम श्रद्धा विष्णु भक्ति है, जिसमें 26 श्लोक है। चतुर्थ अंक का नाम विवेक उद्योग है और इसमें 30 श्लोक है। पंचम अंक का नाम वैराग्य प्रादुर्भाव है और इसमें 33 श्लोक है। षष्ठ अंक जीवन मुक्ति है, जिसमें 33 श्लोक है। कुल मिलाकर के श्लोकों की संख्या 191 है। प्रबोध चंद्रोदयम में 191 श्लोक हैं। जी, परमार्थ तत्व पुरुष का उपनिषद अर्थात माया से सहयोग होता है और प्रबोध चंद्र का जन्म होता है। षष्ठ अंक में मन की 2 पत्नियां प्रवृत्ति और निवृत्ति है। प्रवृत्ति के पुत्र का नाम मोह है और निवृत्ति के पुत्र का नाम विवेक है। विवेक जो कि प्रबोध चंद्रोदयम नाटक का नायक है और मोह जो कि प्रवृत्ति का पुत्र है वह प्रतिनायक है। ध्यान रखिएगा, प्रधान नायक विवेक है, नायिका मति है, भाई वैराग्य निधिध्यासन संकल्प इत्यादि और बहन शांति है। प्रतिनायक शांति श्रद्धा से उत्पन्न है। प्रतिनायक महामोह और महामोह की पत्नी मिथ्या दृष्टि है। मोह का मित्र चारवाक, मोह का अमात्य काम, क्रोध, लोभ, दम, अहंकार इत्यादि। काम की पत्नी रति, क्रोध की पत्नी हिंसा और लोभ की पत्नी का नाम तृष्णा है। जी, आगे देखते हैं विस्तृत रूप से पात्र परिचय। जी, प्रबोध चंद्रोदयम को आप तभी अच्छी तरह से समझ सकते हैं
जब इसके पात्र परिचय को अच्छी तरह से समझ लेंगे, याद कर लेंगे, मन में बिठा लेंगे। आइए पात्र परिचय देखते हैं। सूत्रधार प्रधान नट एवं मंच का प्रबंधक होता है। सूत्रधार किसको कहते हैं साथियों? सूत्रधार कहते हैं सूत्रम अर्थात कथा वस्तु, तम धारयति सूत्रधारः। सूत्रधार अर्थात कथा वस्तु के धारण करने वाले को सूत्रधार कहते हैं। विवेक प्रबोध चंद्रोदयम नाटक का नायक है और राजा है। वस्तु विचार विवेक का नौकर है। संतोष सत्य का सहचर, पुरुष उपनिषद का पति है। प्रबोध चंद्र उपनिषद का पुत्र है और वैराग्य निधिध्यासन संकल्प मन से उत्पन्न है। ये पारिपार्श्विक पुरुष सारथी प्रतिहारी अन्य जन है। मोह प्रतिनायक है इस नाटक का, ध्यान रखिएगा। विवेक नायक है और मोह प्रतिनायक है। चारवाक मोह का मित्र है। काम क्रोध लोभ दंभ अहंकार मोह के अमात्य है। जितने बुरे विचार हैं ना वे सभी मोह के पक्ष में रहेंगे और जितने अच्छे वाले संवेग हैं, अच्छे विचार हैं, वे सभी नायक विवेक के पक्ष में रहेंगे। इसका ध्यान रखिएगा। मन संकल्प रूप है। बटु शिष्य दौवारिक अन्य लोग हैं, ये सभी दिगंबर भिक्षु कपालिक बौद्ध जैन मत के प्रचारक हैं। बौद्ध और जैन मत के स्त्री पात्रों में देखिए, नटी सूत्रधार की पत्नी, मति विवेक की पत्नी और नायिका है। श्रद्धा शांति की माता, शांति विवेक की बहन, करुणा शांति की सखी, मैत्री श्रद्धा की सखी, उपनिषद वेदांत विद्या प्रबोध की मां। सरस्वती विष्णु भक्ति की सखी है। क्षमा विवेक की दासी, मिथ्या दृष्टि मोह की पत्नी है। विभ्रमावती मोह की सखी है। रति काम की पत्नी, हिंसा क्रोध की पत्नी, तृष्णा लोभ की पत्नी है। इसको और अच्छी तरह से आप इस रूपरेखा से समझ लीजिए। विवेक इस नाटक का नायक है, मति नायिका है। विवेक की बहन शांति और शांति की माता का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा की सखी मैत्री है और शांति की सखी करुणा है। वस्तु विचार विवेक का नौकर है और विवेक के दासी क्षमा है। इतना समझ गए होंगे। आगे देखिए दूसरे पक्ष में मोह का अमात्य काम क्रोध लोभ दंभ द्वेष अहंकार इत्यादि है। काम की पत्नी रति आप जान रहे हैं। क्रोध की पत्नी हिंसा है, क्रोध आएगा तो हिंसा पक्का होना ही है। और लोभ जहां है वहां तृष्णा भी है। लोभ की पत्नी तृष्णा है। काम क्रोध लोभ दंभ द्वेष अहंकार ये सभी मोह जो कि इस नाटक के प्रतिनायक है उसके अमात्य है जी। और समझिए मोह का मित्र चारवाक है। मोह की पत्नी का नाम है मिथ्या दृष्टि और विभ्रमावती मोह की सखी है। पुरुष की पत्नी उपनिषद जिसको वेदांत विद्या भी कहते हैं उससे प्रबोध चंद्र का उदय होता है। और प्रबोध चंद्रोदयम में प्रबोध चंद्र का उदय अर्थात जन्म लेना ही इस नाटक का लक्ष्य है। यह प्रश्न पूछ सकता है प्रबोध चंद्रोदय उदय इत्यस्य को अर्थः। प्रबोध चंद्रोदयम में उदय का अर्थ प्रबोध चंद्र का जन्म है। प्रबोध चंद्र का जन्म नाटक के 6th अंक में होता है। आइए आगे समझते हैं। और जी प्रबोध चंद्रोदय का मंगलाचरण यहां से क्वेश्चन हो सकता है, देखते चलिए अच्छी तरह से। मध्यान्नार्क मरीचिका शिव पयः पुरोयद ज्ञानतः खम्बायुर्ज्वलनोन्झलं क्षितिरिति त्रैलोक्यमुन्मीलति तत्त्वं विदुषां निमीलति पुनः सृग्भोगि भोगोपमम् सांद्रानन्दमुपास्महे तदमलं स्वात्मा बबोधम महः। अर्थात
मध्याह्न सूर्य की मरीचिका में जल राशि की तरह जिसके अज्ञान से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी इस क्रम से त्रैलोक्य प्रकट होता है और जिसके ज्ञान से माला सर्प की तरह लीन हो जाता है, उस आनंद स्वरूप तथा स्वप्रकाश स्वरूप उस ब्रह्म की हम उपासना करते हैं। प्रथम श्लोक में ब्रह्म की उपासना के बारे में वर्णन है और शार्दूल विक्रीडितम छंद है। अगला श्लोक देखते हैं। दो श्लोकों से प्रबोध चंद्रोदयम में मंगलाचरण किया गया है। अंतरनाड़ी नियमित मरुलंघित ब्रह्मरंध्रम स्वान्ते शांते प्रणयिनि समं नीलदानंद सांद्रम प्रत्यक ज्योतिर्जयति यमिनः स्पष्टलालाटनेत्रः व्याज व्यक्ति कृतमिव जगद्व्यापी चंद्रार्धमौलहि। क्या कहना चाहता है? सुषुम्ना नाड़ी में प्राण को अवरुद्ध करके ब्रह्मरंध्र से प्रवेशित करने के लिए शांति युक्त हृदय में आनंद रूप से प्रकटित होने वाला तपोनिष्ठ महादेव की तृतीय दृष्टि के रूप में प्रकटीभूत महादेव की प्रत्यक्ष ज्योति की जय हो। द्वितीय श्लोक में महादेव की प्रत्यक्ष ज्योति की जयकार की गई है। कृष्ण मिश्र ने 2 पद्यों के माध्यम से मंगलाचरण किया है। उपर्युक्त दोनों श्लोकों में नमस्क्रियात्मक मंगलाचरण का प्रयोग है। नाटक होने के कारण अष्टपदा नांदी का प्रयोग है। प्रथम श्लोक में ब्रह्म तथा द्वितीय श्लोक में शिव के प्रत्यक्ष ज्योति की स्तुति की गई है। ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। प्रथम पद्य में शार्दूल विकृत छंद एवं उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। द्वितीय श्लोक में मंदाक्रांता छंद एवं रूपक अलंकार का प्रयोग है। प्रबोध चंद्रोदयम का भरत वाक्य। प्रबोध चंद्रोदयम का भरत वाक्य इस तरह से है। परजन्योस्मिन् जगति महतिं वृष्टिमीष्टां विधत्तां राजानक्ष्मां गलित विविध प्लवः पालयन्तु हत्वन्मेषो उपहत तमस्त्वत्प्रसादान्महान्तः संसाराब्धिं विषयमता तात अंकपंकम तरन्तु। मेघ इस धरा पर यथेच्छ वृष्टि किया करे, अनेक प्रकार के उपद्रवों से रहित होकर राजागण पृथ्वी का पालन करे। तुम्हारे प्रसाद से महान जन तत्क्षण अज्ञान को दूर कर विषय रूप ममता पंक पूर्ण संसार सागर को पार कर जाएं। इस भरत वाक्य में संसार के कल्याण की कामना की गई है। भरत वाक्य में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। प्रबोध चंद्रोदय नाम की सार्थकता। प्रबोध चंद्रोदयस्य उदयः यस्मिन् अस्ति इति प्रबोध चंद्रोदयः बहुब्रीहि समास है। इस प्रकार ग्रंथवाची होने के कारण नपुंसकलिंग एक वचन में प्रबोध चंद्रोदयम प्रयोग सिद्ध हुआ है। प्रबोध चंद्रोदयम में बहुब्रीहि समास है। नाटक में पुरुष और उनकी पत्नी उपनिषद का पुत्र है प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्र जी। इसी तरह से अच्छी तरह से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा, कठिन नहीं है। अब ध्यान से पढ़ना है, एक बार में नहीं आएगा, दूसरी बार देखिए आराम से समझ में आ जाएगा। प्रबोध चंद्र का जन्म इस नाटक का मुख्य बिंदु है, जो कि इस नाटक के 6ठे अंक में होता है जी। इसलिए इस नाटक का शीर्षक प्रबोध चंद्रोदय ही हुआ है। इस प्रकार यह नाटक के लिए उपयुक्त शीर्षक है। प्रबोध चंद्रोदय का संक्षिप्त कथानक क्या है? प्रथम अंक में नांदी पाठ के बाद सूत्रधार बताता है कि यह नाटक श्रीमान गोपाल की आज्ञा से मंचन किया जा रहा है। किसकी आज्ञा से मंचन किया जा रहा है यह नाटक? श्रीमान गोपाल की आज्ञा से। और कहां मंचन किया गया था? खजुराहो के गुफा में, मंदिर प्रांगण में प्रबोध चंद्रोदय नाटक का मंचन किया गया था जी। क्योंकि राजा कीर्ति वर्मा की दिग्विजय यात्रा के प्रसंग से ब्रह्मानंद सुख से विमुख होकर हमने गोपाल नाना प्रकार के विषय रसों से दूषित दिन बिताए हैं। और प्रबोध चंद्रोदयम के रचनाकार कृष्ण मिश्र जी कीर्ति वर्मा के समय हुए थे। चंदेल नरेश कीर्ति वर्मा के समय हुए हैं। इनके बारे में वर्णन है। जेजाक मुक्तिक चंदेल नरेश कीर्ति वर्मा उनके समय के थे। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में
कृष्ण मिश्र जी हुए हैं, जो कि बिहार प्रांत के रहने वाले हैं। आगे देखिए, अब निश्चिंत होकर हम शांत रस के नाटक से अपने को आनंदित करना चाहते हैं, इसलिए श्री कृष्ण मिश्र द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाम के नाटक को कीर्ति वर्मा के सामने अभिनीत करें। ये तो जान ही रहे हैं, प्रबोध चंद्रोदयम कृष्ण मिश्र की रचना है और इसमें शांत रस है। गोपाल की आज्ञा से नाटक का मंचन किया जा रहा है। खजुराहो के मंदिर प्रांगण में इस नाटक का मंचन हुआ था। 11वीं शताब्दी की रचना है और कीर्ति वर्मा के समकालीन थे कृष्ण मिश्र जी, और कीर्ति वर्मा के समय समक्ष ही इस नाटक का मंचन किया जा रहा है। नाटक में क्या है? मन की दो पत्नियां हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति के पुत्र का नाम मोह तथा निवृत्ति के पुत्र का नाम विवेक है। प्रवृत्ति के पुत्र का नाम है मोह, जो कि प्रबोध चंद्रोदयम नाटक का प्रतिनायक है, और निवृत्ति के पुत्र का नाम है विवेक, जो कि इस नाटक का नायक है। विवेक की पत्नी का नाम मति, आपको याद होगा जी, और मोह के पत्नी का नाम है विभ्रमावती। मोह की पत्नी मिथ्या दृष्टि है जी। दोनों आपस में विरोधी हैं। विवेक के पक्ष में शांति, श्रद्धा आदि तथा मोह के पक्ष में काम, क्रोध, लोभ, तृष्णा, हिंसा आदि हैं। अच्छे विचार जितने भी होंगे, अच्छे संवेग विवेक के पक्ष में, नायक के पक्ष में हैं, और बुरे विचार, बुरे संवेग सभी प्रतिनायक के पक्ष में हैं, खलनायक के पक्ष में हैं, जो कि मोह है। रति विवेक से डरती है, तो काम उसे न डरने के लिए उत्साहित करता है। रति जानते हैं ना, काम की पत्नी है, और विवेक जब हो जाता है, सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाता है, तो व्यक्ति काम वासना से दूर होने लग जाता है। इसलिए कहा गया है रति विवेक से डरती है, तो उससे काम न डरने के लिए कहता है। यम नियम आदि विवेक के मंत्री है। यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि करने से शरीर मजबूत होता है, और ये सभी विवेक के मंत्री हैं। चित्त विकार उनका शत्रु है। चित्त विकार हो जाएगा तो फिर यम नियम आसन प्राणायाम कितना भी करते रहिए, चित्त विक्षेप होने पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यहीं पे कहा गया है चित्त विकार उनका शत्रु है, शत्रुता है उससे। रति के पूछने पर काम बताता है कि वह और विवेक एक ही पिता के पुत्र हैं, किंतु विषय का लोभ ही हमेशा से सहोदरों में विरोध कराता आया है। ये तो जान ही रहे हैं, विषय का लोभ सहोदरों में भी विरोध करा देता है। काम आगे बताता है कि उसके कुल में विद्या नाम की राक्षसी जन्म ग्रहण करने वाली है। काम आगे बताता है कि उसके कुल में विद्या नाम की राक्षसी जन्म ग्रहण करने वाली है। रति डर जाती है और काम से लिपट जाती है। फिर काम कहता है धीरज रखो, मेरे रहते विद्या की उत्पत्ति कैसे होगी। काम कौन है जान रहे हैं? मोह का अमात्य है और काम की पत्नी रति है जी। विवेक अपनी पत्नी मति से कहता है कि काम ने संसार को बंधन में डाल रखा है और हम शुद्धि बुद्धि वाले को यह अभागा पापी बता रहा है। काम ने संसार को अपने बस में कर रखा है, जान ही रहे हैं, और जो शुद्ध बुद्ध वाला विवेकी पुरुष होता है उसको बुद्धू समझता है। मति प्रश्न करती है कि मनुष्य तो आनंद स्वरूप है, फिर काम ने बंधन में कैसे डाला। मति जो कि काम की पत्नी है वो प्रश्न करती है बार बार। मति जो कि काम की पत्नी नहीं, मति प्रश्न करती है कि मनुष्य तो आनंद स्वरूप है, फिर काम ने बंधन में कैसे डाला। मति जो कि इस नाटक के नायक विवेक की पत्नी है वह प्रश्न पूछती है। विवेक बताता है कि एक चतुर आदमी भी स्त्रियों के द्वारा प्रताड़ित होकर बंधन में पड़ जाता है। मति के इससे मुक्ति के विषय में पूछने पर विवेक बताता है कि उपनिषद के साथ हमारा संबंध होने से प्रबोध की उत्पत्ति होगी, तभी यह बंधन छूट सकता है। विवेक बोलता है कि उपनिषद के साथ संबंध होने से प्रबोध की उत्पत्ति होगी, प्रबोध होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी, तभी यह काम के साथ में जो बंधन है वो छूट सकता है। इसके साथ प्रथम अंक समाप्त होता है। द्वितीय अंक विवेक के प्रबोधोदय प्रतिज्ञा को सुनकर महाराज मोह दम्भ से कहते हैं। दम्भ कौन है? मोह का अमात्य।
दम्भ से कहते हैं कि हमारे वंश के क्षय का समय आ गया है, अतः आप लोग प्रतिकार करें, अर्थात कोई उपाय करें। पृथ्वी पर सबसे बड़ा मुक्ति स्थल काशी है, अभी भी है। वहां जाकर निःश्रेयस को विघ्नित करें, वहां जाकर के निःश्रेयस को अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए तैयारी करें। अहंकार नहीं, मुक्ति स्थल काशी है, जहां वहां जाकर के निःश्रेयस को विघ्नित करें, निःश्रेयस को कल्याण के मार्ग में आप बाधा बने, इस तरह से कहा जाता है। अहंकार वेदांतियों की भर्त्सना करते हुए दम्भ के आश्रम में जाता है, तो दम्भ उसे पितामह के रूप में पहचान कर प्रणाम करता है। यह दम्भ भी मोह का अमात्य है जी। अहंकार दम्भ से कहता है, मैंने तुम्हें द्वापर के अंत में देखा था, अब तुम बड़े हो गए हो और अपनी वृद्धता के कारण तुम्हें नहीं पहचान सका। अहंकार कहता है दम्भ से जी। मोह के बारे में पूछने पर दम्भ बताता है कि महाराज, मोह इंद्रलोक से आकर काशी को अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं। यह दम्भ भी मोह का अमात्य है। और मोह के बारे में पूछने पर दम्भ बताता है कि महाराज, मोह इस नाटक का प्रतिनायक है, ध्यान रखिएगा। कहां निवास करता है? इंद्रलोक। इंद्रलोक से आकर के काशी को अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि निःश्रेयस को रोकना है उसे। विवेक जो निःश्रेयस प्राप्ति करने जा रहा है उसको रोकना है। प्रबोध की उत्पत्ति हो जाएगी तो ये सभी विरोधी तत्व खत्म हो जाएंगे। इसलिए इंद्रलोक से मोह आता है काशी, जो कि मुक्ति स्थल है, वहां आकर के विवेक के उदय को, विवेक में जो निःश्रेयस की प्राप्ति होगी उसको रोकने के लिए जी। विवेक ने, क्योंकि वे विवेक के मार्ग को अवरुद्ध करना चाहते हैं, मोह के साथ चारवाक मत भी आया और अपने मत का प्रचार किया। चारवाक के सिद्धांत से मोह प्रसन्न हुआ। अब ये चारवाक कौन है? आपके मन में विचार आ रहा होगा। चारवाक मोह का प्रिय मित्र है। चारवाक मोह का प्रिय मित्र है और चारवाक दर्शन के प्रवर्तक तो जान ही रहे हैं, बृहस्पति है। जन्म कृत्वा गतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। मोह और चारवाक दोनों मित्र हैं इसमें। चारवाक मोह से कहता है कि विष्णु भक्ति नाम की एक योगिनी है, यद्यपि कली ने उसका प्रचार रोक दिया है। विष्णु भक्ति नाम की एक योगिनी का नाम आया है, ध्यान रखिएगा, तथापि उसका बड़ा प्रभाव है। वह जहां रहती है उस वंश की ओर ताकना भी हमारे लिए कठिन हो जाता है। जहां भक्ति होती है वहां काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि के लिए ताकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आगे भी कहता है, पुरी से आए मदमान के पत्र से पता चलता है कि शांति अपनी माता श्रद्धा के साथ विवेक को उपनिषद से मिलाने के लिए रात दिन उपनिषद को समझाती है, अतः आप प्रतिकार करें। पुरी से कौन आए हैं? मद और मान जी। इस पर मोह ने कहा, शांति की क्या बात है जब काम उसके विपक्ष में है। शांति विवेक की बहन है और काम मोह का अमात्य। यह ध्यान दीजिएगा। महामोह ने शांति को वशीकृत करने के लिए उसकी माता श्रद्धा को मिथ्या दृष्टि से ग्रसित करवा देता है। महामोह, जो कि इस नाटक का प्रतिनायक है, वह शांति को वशीकृत करने के लिए, शांति विवेक की बहन है और उसकी माता का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा विवेक की माता है, शांति की भी माता है, को मिथ्या दृष्टि से ग्रसित करवा देता है। मिथ्या दृष्टि कौन है? मोह की पत्नी है मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि से ग्रसित करवा देता है शांति को जी। द्वितीय अंक समाप्त होता है। तृतीय अंक में देखिए क्या है। तृतीय अंक, मिथ्या दृष्टि से ग्रसित होकर श्रद्धा शांति द्वारा वन, पर्वत, नदी, तट आदि पर खोजी जाती है। मिथ्या दृष्टि जान रहे हैं ना, भ्रमित होना, मिथ्या दृष्टि हो जाना, दिख लगना। कहने पर शांति पाखंडावायों में भी खोजती है। वहां पर जैन और बौद्ध साधुओं के बीच को तापसी श्रद्धा दिखाई पड़ती है। तापसी श्रद्धा दिखाई पड़ती है। श्रद्धा कौन है? श्रद्धा शांति की माता है जी। उसके बाद शांति सोम सिद्धांती भिक्षुओं को मदिरा पान कराती हुई कापाले की वेशधारणी राजसी श्रद्धा को देखती है। शांति सोचती है कि
राजसी श्रद्धा उसकी मां नहीं हो सकती। तब करुणा बताती है कि श्रद्धा विष्णु भक्ति के पास है। श्रद्धा किसके पास है? विष्णु भक्ति के पास है। और बताने वाले कौन है? करुणा। करुणा बताती है कि श्रद्धा विष्णु भक्ति के पास है। इसी के साथ तृतीय अंक समाप्त होता है। चतुर्थ अंक, श्रद्धा और मैत्री का प्रवेश होता है। मैत्री ने श्रद्धा से कहा कि तुम्हें महाभैरवी के चंगुल से विष्णु भक्ति ने बचाया है, इसलिए तुम्हें देखने चली आई। श्रद्धा शांति की माता है और मैत्री श्रद्धा की सखी है। जी, विवेक मोह से युद्ध करने के लिए वस्तु विचार को बुलाता है। वस्तु विचार तैयार हो जाता है। वस्तु विचार कौन है बताइए? वस्तु विचार विवेक का नौकर है। बिल्कुल सही, वस्तु विचार विवेक का नौकर है। क्षमा ने कहा कि मेरे द्वारा क्रोध के जितने पर हिंसा, मद, मात्सर्य आदि स्वयं हार मान लेंगे। क्षमा विवेक की दासी है। लोभ को जीतने वाले संतोष के सलाह पर राजा विवेक ने सेना को वाराणसी भेजने का आदेश दिया। चतुर्थ अंक समाप्त हो जाता है। सेना वाराणसी चली गई है। पंचम अंक, विवेक की सेना द्वारा जब मोह पक्ष का संहार हो जाता है, तब श्रद्धा इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आत्मियों का विरोध कुल संहारक होता है। आत्मियों का विरोध कुल संहारक होता है। विष्णु भक्ति श्रद्धा को मुनिजन के हृदय में रहने का वरदान देती है। विष्णु भक्ति के श्रद्धा से युद्ध के बारे में पूछने पर श्रद्धा बताती है कि आदि केशव मंदिर से चलकर दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। आदि केशव के मंदिर से चल करके दोनों सेनाएं किसकी किसकी? मोह, जो कि इस नाटक का प्रतिनायक है, उसकी सेना, और विवेक की सेना, दोनों आपस में आमने सामने हुई। कहां पे हुई है? वाराणसी में हुई है। जी, विवेक ने न्याय दर्शन को दूत रूप में मोह के पास भेजा। दूत ने मोह से कहा कि आप देवस्थल छोड़ दें, नहीं तो समूल नष्ट कर दिए जाएंगे। मोह क्रोधित होकर युद्ध के लिए उद्यत हुआ और हार कर कहीं छिप गया। मोह, जो कि प्रतिनायक है, वह युद्ध में हार जाता है। अपनी पत्नी प्रवृत्ति और अनेक पुत्रों की मृत्यु से मन जर्जरित हो गया। मन की दो पत्नी थी ना, प्रवृत्ति और निवृत्ति, याद होगा आपको। जर्जरित हो गया और वैराग्य की ओर झुककर निवृत्ति को पत्नी के पद पर नियुक्त किया। निवृत्ति का पुत्र विवेक। पंचम अंक समाप्त होता है। षष्ठ अंक, शांति और श्रद्धा के दिन आराम से बीतने लगे। श्रद्धा द्वारा ज्ञात होता है कि मोह ने दुष्टता का त्याग नहीं किया है। उसने पुरुष को फुसलाने के लिए मधुमती को नियुक्त किया है। मधुमती को नियुक्त किया है। मधुमती ने पुरुष को अपने माया में फंसाया तथा तर्क ने पुरुष को माया जाल से सचेत किया। उपनिषद विवेक से मिलती है। पुरुष से उपनिषद अपनी बीती बातें बताती है। पुरुष के पूछने पर उपनिषद बताती है कि वह इतने दिन मठ चत्वर पुराने देवागारों में बिताई, क्योंकि यज्ञ विद्या, मीमांसा और तर्क विद्याओं ने उसे आश्रय नहीं दिया। उपनिषद ने आज्ञा का स्वरूप बताया और इसी समय निधिध्यासन प्रकट हुआ। जी, आप सभी अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, पूरा सुनिए, समझ में आ जाएगा। बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा उलझ है, परंतु यदि पात्रों को अच्छी तरह से जान रहे हैं आप तो दिक्कत नहीं होगा। निधिध्यासन पुरुष के समक्ष ही उपनिषद से निवेदन किया कि आपके गर्भ से विद्या और प्रबोध नामक दो संतानें होगी। उनमें विद्या को संकर्ष विद्या द्वारा मन में संक्रांत करा दें और प्रबोध चंद्र को पुरुष के हाथों सौंपकर विवेक के साथ विष्णु भक्ति के पास चली जाएं। विवेक के साथ विष्णु भक्ति के पास जाने की बात कही गई है। प्रबोध के जन्म से सबका अज्ञान अंधकार दूर हो गया। पुरुष को विष्णु भक्ति के प्रसाद से मुक्ति मिली। भरत वाक्य के साथ नाटक समाप्त होता है। आगे देखते हैं क्या है। प्रबोध चंद्रोदयम के प्रमुख पात्रों की विशेषताएं, इनको भी समझ लीजिए। यदि आपको कहीं समझ में नहीं आया है तो यहां से समझ में आ जाएगा। अच्छी तरह से देखिए।
विवेक प्रबोध चंद्रोदय नाटक का नायक एवं राजा है। विवेक की पत्नी का नाम मति है। नाटक की सभी घटनाएं इन्हीं पात्रों के आसपास घूमती है। विवेक काशी नगरी को दंभ, अहंकार, मोह, लोभ आदि शत्रुओं से मुक्त कराना चाहता है। ये सभी दंभ, अहंकार, मोह के अमात्य हैं। दंभ, अहंकार, लोभ आदि। यम, नियम इत्यादि विवेक के मंत्री हैं। वस्तु विचार विवेक का प्रमुख पात्र है। विवेक वस्तु विचार को आगे करके मोह से युद्ध करता है, जिसमें मोह पराजित होता है। विवेक और उपनिषद से ही प्रबोध चंद्र का जन्म होता है। अंत में विवेक विष्णु भक्ति के पास चला जाता है। मति इस नाटक की प्रमुख स्त्री पात्र है। नायिका तथा विवेक की पत्नी है। वह अनेक विषयों पर विवेक से प्रश्न पूछा करती है और विवेक उसे हर जानकारी देते हैं। विवेक और उपनिषद के संबंध से ही प्रबोध जन्म होगा। यह सुनकर मति को ना तो क्रोध आया और ना ही विचलित हुई। इस प्रकार मति कर्तव्य परायणा पतिव्रता स्त्री है। मोह इस नाटक का प्रतिनायक तथा प्रमुख पात्र है। मोह का पक्ष संख्या में ज्यादा है, किंतु विवेक के साथ युद्ध में हार जाता है। 4 बार मोह पक्ष में से विवेक के साथ युद्ध करके मारा जाता है और मोह कहीं छिप जाता है। मोह ने इंद्रलोक को छोड़कर काशी में रहने का निर्णय लिया, जिसका विवेक ने विरोध किया। अपने भाइयों की मृत्यु के बाद भी मोह ने अपना कुटिल चाल नहीं त्यागा और मधुमती को अपने कार्यों में नियुक्त किया। सब प्रकार से प्रयास करने पर भी मोह को कहीं सफलता नहीं मिलती है। अपने हठी स्वभाव के कारण मोह विवेक से पीछे नहीं हटता और अपने स्वाभिमान की रक्षा करता है। अंकवार प्रमुख घटनाएं पूछ सकता है, कौन सी अंक में कौन सी घटनाएं घटती है, ध्यान रखिएगा। प्रथम अंक विवेक तथा मोह के पक्षकारों का वर्णन है। विवेक मति का वार्तालाप तथा प्रबोध चंद्र के जन्म की उद्घोषणा होती है प्रथम अंक में। द्वितीय अंक दंभ आश्रम का वर्णन, मोह का इंद्रलोक त्याग एवं काशीवास। तृतीय अंक श्रद्धा का मिथ्या दृष्टि से ग्रस्त होना, शांति द्वारा श्रद्धा को ढूंढना। चतुर्थ अंक राजा का संतोष से युद्ध संबंधी सलाह, राजा के आदेश पर सैनिकों का वाराणसी प्रस्थान। आपको बहुत समझ में आने लग गया होगा, 1-2 बार और देखेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जी आगे देखते हैं। पंचम अंक मोह पक्ष का संहार, मोह के पिता मन का विलाप होता है। षष्ठ अंक में प्रबोध चंद्र का जन्म होता है और विवेक का विष्णु भक्ति के पास जाना होता है। जी अब कुछ सूक्तियां देख लीजिए। 3-4 सूक्तियां इंपॉर्टेंट है, उनको याद कर लेना है आपको। उद्वेजयति सूक्ष्मोपि चरणम कंटकांकुरः। चारवाक कहता है छोटा सा भी कंटक चरण को उद्विग्न कर देता है। न खलु भावानुबंधः प्रेमा काले नापि बिघड़ते। द्वितीय अंक में मिथ्या दृष्टि मोह से कहती है भावानुबंधी प्रेम पर समय की आंच नहीं लगती है। अगला सूक्ति अहो साधुरयम स्वगत धर्मो यत्र सौख्यम मोक्षश्च। तृतीय अंक में बौद्ध भिक्षु कहता है धन्य है यह स्वगत धर्म जिसमें सुख तथा मोक्ष दोनों हैं। एक अंतिम सूक्ति इसको देख लीजिएगा। अहिंसा परमो धर्मो अस्ति। एक गांधी जी द्वारा दिया गया है हिंसा परमो धर्म, जो कि महाभारत से लिया गया है। अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तथैव च, परंतु यहाँ पे अहिंसा परमो धर्मो अस्ति इस तरह सूक्ति है। तृतीय अंक में छपड़क भयबस कहता है महानुभाव अहिंसा परम धर्म है। मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा। मेरे प्रयास से आप संतुष्ट होंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। आपको जल्दी सफलता मिले ऐसे मैं ईश्वर से कामना करता हूं। जी।